प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि वाक्य हम लोग पढ़ रहे थे और वाक्य हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और उसी में कुछ और भी हिस्से शामिल थे जिसे पदबंध और वाक्यांश कहते हैं, वो बाकी था। एक सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है वाक्य की शुद्धि को लेकर। तो वाक्य शुद्धि के संबंध में हम ये जानेंगे कि कैसे वाक्य को शुद्ध किया जाता है, उसके भी कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को जब पढ़ करके आप वाक्य शुद्धि के विषय वस्तु पर काम करेंगे तो आपको ये समझ आने लगेगा कि किसी भी वाक्य की शुद्धि किस तरीके से की जाती है। इस पर एक अच्छी पकड़ या एक अच्छा कमांड आपका हो जाएगा। तो अगर हम वाक्य शुद्धि की बात करें कैसे एक वाक्य को करेक्ट किया जाता है, कैसे एक वाक्य को शुद्ध किया जाता है, उसमें 3 तत्व बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें वाक्य शुद्धि को लेकर के जो 3 तत्व हैं उसमें से एक तो कहा जाता है क्रम। एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, उसका क्रम है। और दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा अगर हम आप बात करें तो उसे कहा जाता है अन्वय। तो दूसरे हिस्से में अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाता है, अन्वय हो जाता है। और वहीं तीसरे हिस्से की बात करें अन्वय, जिसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अन्वय को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद एक होता है हिस्सा प्रयोग। अगर हम प्रयोग वाले हिस्से की बात करें तो क्या होता है प्रयोग, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो क्रम, अन्वय और प्रयोग वाक्य शुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जहां क्रम के संबंध में अगर हम बात करें, इसे कहा जाता है ऑर्डर। ये होता है कोऑर्डिनेशन। और वहीं ये तीसरा हिस्सा यूज। वाक्य शुद्धि के ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन्हें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रम क्या है। किसी भी वाक्य के निर्माण में ये तीनों महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर ये आप पढ़ लेंगे तो इससे ये आपको समझ आ जाएगी कि कैसे किसी वाक्य की शुद्धि को देखा जाए, उसमें कहाँ कहाँ एरर आ जाता है। इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे तो वो यहीं से बात कर सकते हैं। तो जाहिर है सबसे पहले हमको क्या देखना है कि किसी भी वाक्य के निर्माण में ऑर्डर की क्या भूमिका होती है, क्रम की क्या भूमिका होती है। क्रम जैसे ही सीखेंगे आपको ये लगेगा कि हाँ, ये सारी बातें आज हम समझ पाए, एक वाक्य में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप वाक्य शुद्ध लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। ये ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जैसे बच्चा माँ से, अपने परिवार से, अपने परिवेश से धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है और ठीक ठाक स्थिति में वो बोलना शुरू कर देता है। उसके लिए उसे ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल का विद्यार्थी सबसे पहले वो व्याकरण पढ़ेगा, व्याकरण के बाद वो वाक्य सीखेगा या शब्द को बोलना सीखेगा या अपने विचार को प्रकट करना सीखेगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं, पर बोलता है। क्योंकि वो शुद्ध वाक्य बोलता है, इसलिए ये भी ज़रूरी नहीं कि उसे व्याकरण का पूरा ज्ञान है, इसलिए वो शुद्ध बोलता है। ठीक वैसे ही बेशक आप वाक्य शुद्ध कर सकें, पर कुछ रूल्स अगर पता होते हैं तो आप उसमें और बेहतर कर पाएंगे। उसकी जो बारीकियां हैं उस पर भी आपकी समझ
अच्छी खासी बन जाएगी कि किसी भी वाक्य को पढ़ते समय हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो बात आती है ऑर्डर की, तो शुरू करते हैं हम ऑर्डर से। ऑर्डर पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अन्वय, अन्वय के बाद पढ़ेंगे यूज, और उसके बाद कुछ वाक्य ले करके हम उसकी अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे कि ये वाक्य दिया गया है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धियां हैं, कहाँ कहाँ इसमें खामियां हैं जिसे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो आइए क्रम की बात कर लें। क्रम, ऑर्डर। क्रम क्या है सबसे पहले ये जान लें। आप जानते हैं कि किसी भी वाक्य के निर्माण में हमें शब्दों की जरूरत होती है और वो सभी शब्द सार्थक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सार्थक। सार्थक शब्दों के होने मात्र से किसी वाक्य का निर्माण नहीं हो पाता है। वो जो सार्थक शब्द हैं उन्हें किस सीक्वेंस में रखना है, उनके यथास्थान जहां उनकी जरूरत है उस स्थान पर रखने के बाद वो सार्थक वाक्य बन पाता है। तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि किसी वाक्य के, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी वाक्य के सार्थक शब्दों को, सार्थक शब्दों को उचित स्थान पर रखने की क्रिया को क्रम या इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाती है क्रम की। क्रम की क्या है? ये परिभाषा है। अब इसका एक हिस्सा और आपको ध्यान रखना है। हालांकि किसी वाक्य के सीक्वेंस में बहुत सारी बातें शामिल होती हैं, पर मोटे तौर पर हमें जिन रूल्स को जानना चाहिए हम सिर्फ वैसे ही 2 4 5 या मैक्सिमम 6 7 रूल्स पर बात कर लेते हैं। इन रूल्स के माध्यम से एक कंसेप्ट आपका तैयार हो जाएगा कि ये सिचुएशंस होंगी और इनको हमें इस तरीके से ध्यान में रखना होता है। तो इसके कुछ रूल हैं, आइए उन रूल्स पर बात कर लें। सबसे पहले तो ये जो डेफिनेशन दिख रहा है वो क्या है? ऑर्डर का डेफिनेशन है। अब इसमें जो पहला इंफॉर्मेशन है या पहला रूल है, सबसे पहले हम उस पहले रूल की बात कर लें। रूल 1, देखिए जो हिंदी के वाक्य होते हैं और इंग्लिश के सेंटेंसेस जो होते हैं दोनों में बड़ा परिवर्तन होता है। वो अलग बात है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के वाक्य अगर हम बात करें तो मतलब वही देंगे, पर शब्दों के सीक्वेंस बदल जाते हैं। का क्या मतलब है हम उसको जान लें। सबसे पहले वो बता दें, जैसे जो एक इंग्लिश का वाक्य होगा सबसे पहले वो सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता, वर्ब को क्रिया और ऑब्जेक्ट को कर्म के नाम से जानते हैं। तो हिंदी के जो वाक्य होंगे इसमें पहला रूल इस संदर्भ में होगा क्या, कि हिंदी के वाक्यों में
हिंदी के वाक्यों में आरंभ में कर्ता, मध्य में क्रिया, तथा अंत में कर्म नहीं होता, जैसा कि अंग्रेजी के वाक्यों में देखा जाता है। इंग्लिश के वाक्यों में आप ऐसे देखने को पाएंगे। अर्थात इसमें इसमें से आशय क्या है? हिंदी के वाक्यों में आरंभ में कर्ता, मध्य में कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। जैसे अगर हम बात करें, लड़के ने भोजन किया, अगर हम बात करें यहां लड़के शब्द क्या हो जाएगा? कर्ता, भोजन क्या हो जाएगा? कर्म, और किया शब्द क्या हो जाएगा? वर्ब या क्रिया। ये रियल है, क्योंकि अगर हम बात करें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, बीच में वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट रखने की जो प्रक्रिया है, ये इंग्लिश के वाक्यों में है, न कि हिंदी में है। इसलिए हम ये दोनों बातें एक साथ लिख दिए हैं कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो दोनों के वाक्यों, दोनों प्रकार के, दोनों भाषाओं के वाक्यों में मूल रूप से क्या अंतर है, मैं आशा करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। ये रूल 1 था कि अगर कहीं भी वाक्य आपको दिखे और लगे कि उसका सीक्वेंस टूटा हुआ है, इसका मतलब वहां अशुद्धियां होती हैं। ये अक्सर छोटे बच्चों को बताया जाता है, जब बच्चा विद्यार्थी 1 में या 2 में या 3 में होता है, तब ऐसे बताया जाता है कि इस वाक्य को पढ़िए और शुद्ध कीजिए। तो बच्चा वो वहां से रिप्लेस करके कि क्या पहले होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, इस सीक्वेंस को वो मेंटेन कर लेता है। पर सीनियर क्लासेस में जब आप जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें, तो वहाँ थोड़ा सा बदल जाता है। चूंकि यहाँ से शुरुआत करना था, इसलिए ये जानना बेहद आवश्यक था। आइए अब हम रूल 2 की बात करें। अब होता क्या है, रूल 2 में यह कहा जाता है कि किसी भी वाक्य का जो कर्ता होता है, उस कर्ता को हम उद्देश्य भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कर्ता या उद्देश्य का विस्तार कर्ता से पहले तथा
विधेय, और विधेय हमेशा किसी भी वाक्य में क्या होती है? क्रिया। तो विधेय या क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले रखा या लिखा जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जैसे जब आप कोई वाक्य लिखते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार होता है। जब वाक्य वाले हिस्से को हमने पढ़ा था, मुख्य विधेय और विधेय विस्तार की बात जो होती थी वो ऑलरेडी। अब हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिया, जैसे अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां जो लड़के हैं और यहां जो पढ़ते हैं, लड़के को आप ये कह सकते हैं कि ये कर्ता, या फिर क्या है? ये उद्देश्य है, वाक्य का ये उद्देश्य है। यहां जो पढ़ते शब्द दिया गया है ये क्रिया, या फिर यूं कह लीजिएगा कि ये वाक्य का क्या है? विधेय है। तो ये बात तो आप समझ पाए। तो कहा क्या गया है कि कर्ता या उद्देश्य का जो विस्तार होगा, जो इसकी विशेषता बताने के लिए आते हैं, मुख्य, इन्हें ही मुख्य उद्देश्य या कर्ता, इसे मुख्य विधेय या क्रिया कहते हैं। तो कहते हैं कि कर्ता या उद्देश्य का विस्तार कर्ता से पहले तथा विधेय का विस्तार क्रिया से पहले रखा जाना चाहिए। तो लड़के का जो विस्तार होगा वो क्या होगा? अच्छे। अगर हम लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि वो अच्छा है, तो ये अच्छा शब्द हमेशा इसके ठीक पहले आएगा, ये रूल कहता है। अगर हम क्रिया की विशेषता बताना चाहते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? क्रिया के ठीक पहले आएगा या विधेय के ठीक पहले आएगा। यही इसका मुख्य मोटो है रूल नंबर 2 का, कि यदि कर्ता, अगर हम बहुत सरल बात में कहें तो आप समझ पाएंगे, यदि आप कर्ता के विषय में कुछ बताना चाहते हैं तो वो सारी बातें कर्ता के ठीक पहले रखेंगे, और यदि क्रिया के विषय में कुछ बताना चाहते हैं तो वो हमेशा उसके ठीक पहले रखेंगे। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। तो एक हिस्सा ये हो गया। तो ये रूल 2 हो गया। अब आइए हम रूल 3 की बात करें। ये वाक्य निर्माण में, वाक्य की शुद्धि में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब एक और अच्छी बात, शायद ये घटना या ये इवेंट आपके सामने पहली बार हो रहा होगा कि ये सीक्वेंस तो हमें नहीं पता था सर, पर इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। रूल 3, रूल 3 में ये कहता है क्या? कि कर्ता तथा कर्म के मध्य, जैसे वाक्य में कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। पर यहां मैं क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, कर्ता और कर्म जहां होगा, कर्ता और कर्म के मध्य माने बीच में, ध्यान रखिएगा, कर्ता और कर्म के बीच में अधिकरण, अपादान
संप्रदान संप्रदान तथा तथा करण कारक क्रमशः होना चाहिए। बहुत ही शानदार रूल है। मतलब क्या है? आपको पता होगा कि यदि किसी भी वाक्य का निर्माण करते हैं तो वाक्य के निर्माण में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक हिंदी में कुल 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस रूल में यह बताने का प्रयास किया गया है कि इसमें जो कर्ता कारक और कर्म कारक है, अगर किसी वाक्य में कर्ता और कर्म कारक है और इसके अतिरिक्त भी और अन्य भी कारक हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले नंबर पर हमको अधिकरण कारक रखना है, फिर उसके बाद अपादान रखना है, फिर उसके बाद संप्रदान रखना है, उसके बाद हमको करण कारक का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा रूल कहता है। अब आप सोच रहे होंगे सर अधिकरण ना हो तो? यदि अधिकरण नहीं होगा तो हमको अपादान, संप्रदान और करण ये सीक्वेंस अपनाना होगा। अपादान नहीं है तो संप्रदान और करण रखना पड़ेगा। इसमें से कोई भी अनुपस्थित होगा पर सीक्वेंस यही चलेगा। मान लीजिए अपादान ना हो तो अधिकरण के बाद हमको संप्रदान और करण रखना होगा। कोई भी एक अनुपस्थित अगर होता है तो भी सीक्वेंस हमको यही लेकर के चलना है। जैसे एक वाक्य लेकर के देखते हैं तो आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। कहा गया कि मुरारी ने घर में अलमारी से श्याम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। ध्यान से समझिएगा, यहां जो मुरारी ने है ये कर्ता है, पुस्तक इसमें हो जाएगा कर्म और निकालना क्रिया। ये वाक्य के हिस्से हैं। कर्ता कर्म क्रिया, हिंदी के वाक्यों का निर्माण ऐसे होता है। पर इसी के पैरेलल मैंने आपको बताया कि कर्ता और कर्म यदि वाक्य में मौजूद हैं और इनके अतिरिक्त अन्य कारक भी यदि वाक्य में मौजूद हैं तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वही आपको हम बताने का प्रयास करना चाह रहे हैं। कि यहां जो घर में दिया गया है ये अधिकरण कारक है, क्योंकि में चिन्ह अधिकरण का है। अलमारी से ये अपादान है, क्योंकि अपादान में दो वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, अपादान। श्याम के लिए किसका है, संप्रदान का चिन्ह है, तो ये संप्रदान। और किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो करण हो जाता है। और हाथ से यहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक।
मैंने सीक्वेंस आपको बताया कि यदि आप किसी वाक्य में कर्ता और कर्म के अतिरिक्त अन्य कारक का अगर सीक्वेंस आप रखते हैं तो पहले अधिकरण होगा, फिर अपादान होगा, फिर संप्रदान होगा, फिर करण होगा। इसमें से कोई भी अनुपस्थित होगा पर सीक्वेंस आपका यही रहेगा। अगर अधिकरण नहीं है तो अपादान, संप्रदान और करण। जैसे मुरारी ने अलमारी से श्याम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली, अगर ये दोनों नहीं हैं तो मुरारी ने श्याम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। अगर मान लीजिए संप्रदान भी नहीं है तो मुरारी ने हाथ से पुस्तक निकाली। या मान लीजिए ये बीच का दोनों गायब है तो मुरारी ने घर में हाथ से पुस्तक निकाली। मतलब जो भी हिस्सा इसमें छूटेगा उसके बाद वाला सीक्वेंस ठीक वैसे ही चलता रहेगा जैसा कि इसमें दिया गया है। तो मुझे ये विश्वास है कि आप ये बात भी सरलता से समझ पाए होंगे। अब आइए हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा रूल क्या है, यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है। रूल 4, ये ध्यान रखेगा कि यदि वाक्य में संबोधन आया हो, किसी को बुलाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, संबोधन का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होना चाहिए। जब आप किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो वो संबोधन शब्द हमेशा वाक्य के शुरू में, प्रारंभ में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे कहा गया, हमने ईश्वर से ये इच्छा जाहिर की कि हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि जब संबोधन सूचक शब्द लिखते हैं उसके बाद अगर किसी को संबोधित करना है तो हमेशा संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया या जिसे आपने संबोधित किया उसके बाद कॉमा, जिसे कहते हैं अल्प विराम, ये लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे भाइयों के बाद अल्प विराम, जैसा कि विदित हो रहा है, बहनों जैसा कि विदित है। तो जहाँ भी संबोधन सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं या जिसको भी आप संबोधित कर रहे हैं उसके बाद आपको वो अल्प विराम या कॉमा लगाना क्या है, आवश्यक हो जाता है। तो वो वाक्य में कहाँ होगा, आरंभ में होगा। ये ऐसा आपको रूल नंबर 4 के तहत बताया गया। अब आए रूल नंबर 5 की बात कर ले हम। आप रूल 5 क्या है वो आप समझिएगा। रूल 5 ये कहता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप किसी वाक्य का निर्माण कर रहे हों और वाक्य में आपको जो संज्ञा है या जो कर्ता है उस कर्ता की कुछ विशेषता बतानी है। तो जब भी विशेषण का आप प्रयोग करना चाहते हैं, विशेषण की बात कर रहा हूं, जब भी आप विशेषण का प्रयोग करना चाहेंगे वो यही होना चाहिए कि वो संज्ञा या विशेष्य से पहले आना चाहिए। वाक्य में विशेषण का प्रयोग संज्ञा या फिर अगर हम विशेषण की भाषा में कहें तो ये संज्ञा न होकर के क्या कहलाती है, विशेष्य। तो विशेषण का प्रयोग संज्ञा या विशेष्य के पहले होना चाहिए। जैसे मैंने कहा
उसकी उजली कमीज कहीं खो गई है। इसमें कमीज जो है वो आपका संज्ञा है। कमीज की विशेषता यह है कि वो कमीज है कैसी, उजली, उजली विशेषण हो गया। तो जब भी आप किसी भी संज्ञा या विशेष्य की विशेषता अगर आप बता रहे हो तो हमेशा संज्ञा के ठीक पहले ही वो रखा जाना चाहिए, ऐसा नियम है। संज्ञा या विशेष्य का जो विशेषण होगा वो उसके ठीक पहले प्रयोग करेंगे, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। ये रूल 5 है। आइए रूल 6 की बात कर लें इसी क्रम में। आपको ये पता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, पर वे जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अगर हम वो कहना चाहें तो ये होगा कि क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पहले होना चाहिए। क्रिया विशेषण का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, क्रिया के पहले। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हाथी धीरे धीरे चलता है। यहां जो चलना है वो क्रिया है और चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, और ये इसके क्या आ गया, ठीक पहले। तो बेहद सरल सी बात है। यदि किसी संज्ञा की विशेषता लिखना है तो संज्ञा के ठीक पहले आप लगाएंगे। यदि कोई क्रिया विशेषण, अगर विशेषण लिखना है तो संज्ञा के ठीक पहले, यदि क्रिया विशेषण लिखना है तो क्रिया के ठीक पहले। ऐसा रूल है। इनके बाद जैसे अगर हम ये लिखें कि हाथी चलता धीरे धीरे है, हो सकता है आप अपने भाव व्यक्त कर पाएं और वो समझ भी जाए, पर ये सीक्वेंस नहीं सही है, ये ऑर्डर नहीं सही है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्डर। वाक्य शुद्धि में ऑर्डर की जो भूमिका है उसके बारे में हम आप जान रहे हैं। अब इसके बाद इसका लास्ट रूल जान लें। 7वां रूल क्या है, सातवां रूल है कि प्रश्नवाचक शब्द उसी संज्ञा के पहले, प्रश्नवाचक शब्द उसी संज्ञा के पहले प्रश्नवाचक शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाना चाहिए जिसके विषय में पूछना हो। माने जिसके विषय में आप प्रश्न करना चाहते हैं ठीक उसी के पहले वो रखा जाना चाहिए।
ये भी एक रूल है। जैसे क्या राम सो रहा है? अब यहां जो क्या शब्द का हम लोगों ने प्रयोग किया, क्योंकि राम के विषय में जानना है, इसीलिए क्या का प्रयोग राम के पहले होना चाहिए। आप चाहें तो ऐसे कह सकते हैं अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, राम क्या सो रहा है, पर वो गलत है। रूल ये कहता है कि जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो जिस प्रश्नवाचक शब्द का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल ठीक उसी शब्द के पहले होगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। इस तरह से आज का जो ये लेक्चर रहा है, इसमें आपने ये जाना कि वाक्य शुद्धि के निर्माण में जो 3 तत्व भूमिका में होते हैं, जैसे क्रम, ऑर्डर, जैसे अन्वय, कोऑर्डिनेशन, जैसे प्रयोग, यूज, जिसका एक हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा। इसके कुछ 7 रूल्स हैं महत्वपूर्ण, वो बातें मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन की संज्ञा का या कर्ता का कर्म से या कर्ता का क्रिया से या कर्म का क्रिया से किस तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है तो वाक्य शुद्ध होता है, ये हम अपने अगले हिस्से के वीडियो में जानेंगे। और आशा करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।